वर्ल्ड एक्सपीरियंस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंदौर शहर की एक जानी पहचानी विद्वान डॉक्टर शोभा सुद्राज जी से, जो कि एक अच्छी विद्वान हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं और अच्छी वक्ता भी हैं। नए साल के अभिनंदन में आपके विचार, सारगर्भित विचार आपको अच्छे लगेंगे और हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि वे अपने उद्बोधन से पूरे देश को और विदेश की जनता को लाभान्वित करें। आइए, आपका स्वागत है शोभा जी। मैं डॉक्टर शोभा सुद्राज, मैं राजेंद्र नगर में रहती हूँ। मूल रूप से मैं शिक्षिका हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत स्कूल के छोटे बच्चों के साथ शुरू की। उसके बाद मैंने कॉलेज में काम किया है एज ए प्रोफेसर, प्रिंसिपल, और मुझे बच्चों से बेहद लगाव है और इसीलिए हमेशा मेरी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके लिए उसमें बच्चों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को, मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि नव वर्ष जो है वो पिछले साल की तरह ना हो, बल्कि एक नई आशा, नया विश्वास, नए चमक जो है इस नए वर्ष में सभी को मिले। नए साल में ईश्वर का आशीर्वाद सब पर बरसे और जितनी भी ये बीमारियां और जितनी कठिन परिस्थितियां 2020 में हमने सहन की है, वो सारी परिस्थितियां जो है वो उनसे निपटना हो जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही वैक्सीन आने के बाद में ये बीमारी तो ख़त्म होगी ही, लेकिन जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया है, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इमोशंस का जो हमारा नुकसान हुआ है वो सारे नुकसानों की भरपाई इस वर्ष में हो जाए। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का शुभ नाम श्री रघुनाथ सुद्राज जी हैं। और माता जी का शुभ नाम? मेरी माता जी तो हमारे बीच में नहीं है, उनका नाम था सुशीला देवी सुद्राज। जन्म स्थान कहाँ? मैं डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थली महू की रहने वाली हूँ। और आपको आज तक कुछ अवार्ड प्राप्त हुए? मुझे तो बहुत स्टूडेंट्स का जो प्यार मिला है वो किसी भी अवार्ड से कम नहीं है और मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो ने सम्मानित किया है और इसके अलावा भारतीय बौद्ध महासभा ने एक हमारा एक सामाजिक सहयोग करके उज्जैन का संस्थान है जिसने विद्या वारिधि की उपाधि से सम्मानित किया और समय समय पर जितने भी लोग मेरे कॉलेज में आते हैं और जितने भी कार्यक्रम होते हैं और उन सभी में सभी लोग है वो मुझे बेहद चाहते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। ये पीएचडी का जो आपने कार्य किया, किस सब्जेक्ट पे आपने पीएचडी की? मेरा पीएचडी जो है नवबोध आंदोलन पे है, एक नई विचारधारा। हालांकि ये सबसे पुरानी भारतवर्ष में, लेकिन बीच में पूरी तरह से ये समाप्त हो गई थी और 19वीं शताब्दी में फिर से बौद्ध धर्म की एक लहर आई और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और उसी के माध्यम से बहुत से भारत के लोगों ने अपना बौद्ध धर्म के मार्ग को अपनाया। और मैं भी ये देख रही थी कि हमारे इंदौर संभाग में दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है और यही मैंने अपने लिए विषय चुना है और मैंने इस पर अपना पीएचडी का शोध कार्य किया है। किसके अंडर में किया आपने, आपके गुरु को? मेरे गुरु डॉक्टर रामगोपाल सिंह साहब हैं और मैंने डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, नेशनल सोशल साइंसेस इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी का वर्क किया है और अब आजकल वो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया है, लेकिन उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें पहली बैच में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि हम पहली बैच के पहले स्टूडेंट हैं वहाँ के। और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा पीएचडी करने का और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई
और मुझे बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में जानने को मिला। और मैंने ये देखा कि अन्य अनुसूचित जाति के मुकाबले में बौद्ध अनुयायी जो हैं वो उनसे बेहतर हैं। आपके गुरु राम गोपाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? राम गोपाल सिंह जी एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने समाजशास्त्र की किताबें लिखी हुई हैं। समाजशास्त्र का परिचय, भारतीय समाज, सामाजिक दलित संघर्ष, इस पर किताबें लिखी। उसके बाद जब वो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में आए तो डॉक्टर अम्बेडकर पर उन्होंने कुछ किताबें लिखी। मीडिया पर उनकी किताब है, स्त्री पुरुष संबंध पे उनकी पुस्तक है। उसके बाद में उन्होंने अभी बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया है। तो बुद्ध और उनकी शिक्षाओं पे एक बहुत अच्छी पुस्तक आई हुई है उनकी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो बेहतरी चाहता हो, समाज का भला चाहता हो और वो बुद्ध को न पढ़े, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उसकी भाव भूमिका क्या है? देखिए, भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि वो भगवान है, लेकिन मतलब सबसे आश्चर्य की बात, जैसे रजनीश बताते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात है कि जिसने कहा कि भगवान कुछ नहीं होता, उसी में भगवान के सारे गुण हैं और बाकी लोगों में भगवान के गुण है नहीं है, उस पर तो हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने समाज की भलाई के लिए अपना घर छोड़ा और घर छोड़ने के बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने अपने पास छिपा के नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उस ज्ञान को सामाजिक कल्याण में लगाया और समाज को एक नया रास्ता दिया। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वो सोने की चिड़िया गौतम बुद्ध के शासनकाल में ही कहलाता होगा, क्योंकि उस समय ना कोई चोरी होती थी, ना कोई व्यभिचार की घटनाएं होती थी। और जितने लोग थे ऐसे जो व्यभिचार, चोरी में, डकैती में लगे हुए थे, वो सब भगवान बुद्ध के पास आकर के उनके शिष्य बन जाया करते थे। और आज भी नेपाल में, अभी मुझे किसी ने बताया है कि नेपाल में जहाँ भगवान बुद्ध को माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, तो वहाँ आज भी घरों में ताले नहीं लगते हैं। आपने भी बौद्ध धर्म अपनाया है? हाँ, मेरे पिताजी ने क्योंकि बौद्ध धर्म लिया था डॉक्टर अम्बेडकर के समय में ही, जब उन्होंने दिया था 1956 में, तो उस समय पिताजी ने ग्रहण किया था और हमारे महू के कुछ परिवारों ने भी किया हुआ था। तो हम लोग शुरू से जो हमारा एक वाचनालय, चंद्रोदय वाचनालय करके महू में है, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर आए थे और उन्होंने एक सजेशन दिया था कि हम लोग 1942 की बात है शायद, तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अच्छी लाइब्रेरी बनाओ और इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से ही आपको ज्ञान मिलेगा, संगठित होगे और अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर लगातार कुछ परिवार महू के वो बौद्ध बने और जिनमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। और फिर हम लोगों ने, मैं बचपन से ही वहाँ पर चंद्रोदय वाचनालय में जाती थी। वहाँ पर हर रविवार को बौद्ध प्रार्थना होती थी और बुद्ध के उपदेश बताए जाते थे। तो मेरा लगाव बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति है। पिताजी आपके फौज में रहे हैं, हमने सुना है, तो हाँ, पिताजी मेरे इन्फेंट्री स्कूल मऊ में रहे हैं और उन्होंने, हालांकि लड़ने तो नहीं जाते थे वो, लेकिन फ़ौज में सेवा का काम किया करते थे। जो फ़ौज में टीम लड़ने जाती थी उनके साथ जाते थे। ये भारत का विकास हो, इसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? हाँ, भारत का विकास करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे बीच में भेदभाव है, चाहे वो भेदभाव जातिगत हो, चाहे धर्मगत हो, चाहे वो आर्थिक के आधार पर हो कि अमीर और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये सब तरह के भेदभाव ख़त्म करके अगर हम समानता का भाव लाएं तो भारत का विकास निश्चित होगा। ये समानता से ही व्यक्ति समझदार होंगे, व्यक्ति में परिपक्वता आती, क्योंकि भेदभाव करने वाला व्यक्ति कहीं भी कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता। उसकी विचारधारा परिपक्व तभी होगी जब उसके मन में समानता का भाव आएगा। सारी दुनिया में अभी हिंसा और नफरत का माहौल है, ऐसे समय में नैतिक और धार्मिक क्रांति होना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे हो सकती है ये? हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी लोग अपने धर्म का चश्मा पहले तो उतार दें और धर्म के लिए जो मारकाट करते हैं या धर्म के लिए जो हिंसा करते हैं, धर्म के कारण दबाव बनाते हैं, और जो कई धर्म ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए
बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी कारण वो जो है दूसरे लोगों से वैमनस्य रखते हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बुद्ध का धर्म जो है वो पूरे विश्व में फैला, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है बुद्ध से। और आपने ये भी देखा होगा कि बुद्ध के समय में जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, वही व्यवस्थाएं फिर से आ सकती हैं। और बुद्ध को मानने का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को मानेंगे, बुद्ध को मानने का मतलब है एक नेक राह पे चलेंगे, नैतिकता को लेंगे। और जैसा कि आपने ये देखा होगा कि जापान जो है वो बुद्ध धर्म पर आधारित है, और वहाँ नैतिकता के बारे में अगर बात होती तो जापान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। देशभक्ति की अगर बात होती है तो इन देशों के नाम लिए जाते हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। बस ये कमी भारत में है कि भारत अपने भेदभाव की नीति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। ओशो रजनीश को पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है मैंने। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप सहमत हैं उनकी विचारधारा से? वो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। उन्होंने गीता का रहस्य भी बताया है, उन्होंने बुद्ध के बारे में भी बताया है, उन्होंने जैन धर्म के बारे में भी बताया, और सबके दर्शन पे उनकी अच्छी पकड़ है, और उसका अच्छी तरह से उन्होंने अच्छी तरह से विश्लेषण किया हुआ है। मतलब एक वो अच्छे व्यक्ति थे, पर अब जिस तरह से बाद में उनकी जो छवि बनाई गई आधुनिकता के कारण या पाश्चात्य देशों की संगति में जो उन्होंने कार्य किए हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ कि विद्वान और दार्शनिक थी। जैसे उन्होंने कुछ बताया कि भोग से योग की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे सहमत हैं आप? नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी चीज़ को अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाती है जी। तो इसलिए फिर उसके पीछे दौड़ते नहीं है। जैसे एक जगह महादेवी वर्मा ने भी कहा था कि जो आनंद वस्तु को पाने में है वो आनंद वस्तु के मिलने के बाद नहीं रहता है। जो संघर्ष हम उस वस्तु को पाने के लिए करते हैं और उसके बाद में चाहते हैं कि वो वस्तु मिलने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होगी, वो वस्तु मिलने के बाद में क्षणिक होती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। विवेकानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप, उनके दर्शन पर? विवेकानंद जी ने तो बचपन से ही एक अपना लक्ष्य बनाया हुआ था कि वो हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसको पूरे विश्व में फैलाना है, और जो वास्तविक दर्शन है उसको, ये भेदभाव वाला नहीं। और इसीलिए कई बार वो जाति धर्म और जो भारत की व्यवस्थाएं हैं उन पर टिप्पणी किया करते थे, और उनका ये मानना था कि अगर हम शुद्ध दार्शनिक तत्व को लें तो भारत धर्म गुरु हो सकता है। हिंदू धर्म के जो दार्शनिक तत्व है, पूरा दर्शन जो है वैदिक कालीन दर्शन है, उत्तर वैदिक कालीन है, जिसमें कहीं भी कोई भेदभाव या संघर्ष या वैमनस्यता नहीं थी। उसमें जन कल्याण की भावना थी, और वो जन कल्याण की भावना को ही विवेकानंद मानते थे, और उन्होंने अपना जीवन इसी पे न्यौछावर कर दिया और बहुत कम उम्र में चले गए हमारे बीच से। उसका कारण यही था कि बचपन में उनको खाने को तक नहीं मिलता था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से हटे नहीं और धैर्य बनाए रखा। भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, बेहतर हो, उनके साथ में जो हिंसा हो रही हो वो ख़त्म हो, क्या सुझाव देना चाहेंगी आप इस संबंध में? हाँ, भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, और पुरुषों की एक मानसिकता है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है, और कहीं भी अपने बराबरी पे भी आने नहीं देना चाहते हैं, और इसी कारण से वो किसी भी तरह से महिलाओं को दबाए रखते हैं, चाहे घर में, ऑफिस में, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को काम करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी भी महिलाओं को कुछ सज़ा देनी हो तो उसका चरित्र हनन करके, उसके घर के लोगों को डरा धमका करके महिलाओं को घर में बिठा दिया जाता है। ये मीडिया कैसा है और कैसा होना चाहिए? मीडिया अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, और कई बार मीडिया बहुत अच्छी तरह से काम करता है, किसी समस्या को लेता है, कई बार जो है चैनलों पे मैंने देखा अच्छी रिपोर्टिंग होती है, और कई दुर्गम क्षेत्र में जाकर के, कई पहाड़ों पे जाकर के, कई बर्फ़ में जाकर के रिपोर्टिंग की जाती है, और काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन मीडिया पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया बिका हुआ है और उन्हीं लोगों के पक्षपात करता है, उन लोगों की बात करता है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर मीडिया जो है
एकदम सत्य बात करता है तो ऐसे मीडिया कर्मी की कई बार जान भी ले ली गई है जी। तो मीडिया अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है, पर बस यह है कि अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और उन्हें किसी तरह का कोई डर ना हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से एकदम सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभी उन पर दबाव बहुत बना होता है, वो चाहे राजनीतिक दबाव हो सकता है या फिर अन्य प्रकार का। ये भी आपने पढ़ा होगा, निजीकरण होने जा रहा है, तो निजीकरण अच्छी चीज़ है, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन एक कंट्रोल भी होना चाहिए। जी। निजीकरण के बाद में जैसे अभी हम ज़्यादा तो नहीं देख रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, उन पे किसी का बस नहीं है, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में बच्चों से फीस ली जाती है, कोचिंग क्लासेस जो है वो लूटमार का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस काम के लिए निजीकरण किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, तो उसकी बजाय ये हो रहा है कि उनके माता पिता से धन लिया जा रहा है। और शिक्षा जो एक सुविधापूर्ण होनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, आसानी से शिक्षा मिलनी चाहिए, वो दिन पे दिन कठिन होती जा रही है। और यहाँ तक कि अब माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जा तक लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये कंट्रोल यहाँ होना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उसमें लाभ का प्रतिशत इनको कम रखना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि इन्होंने लाभ का साधन बना के रखा है और सरकार जो है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी प्राइवेट नौकरियों के लिए जो भी जितनी भी कंपनियां खोली जाती है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें सब में ये होना चाहिए कि सरकार का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जैसे नियम बनाए उस नियम के अनुसार काम होने चाहिए और उसमें लाभ का प्रतिशत उनको उतना ही रखना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। जैसे मार्क्स ने भी बोला है कि प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो सभी को बंटना चाहिए और उसमें मजदूर भी शामिल है, मजदूर को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो मजदूर या कामगार या कर्मचारी वर्ग है कि व्यापारी या उद्योगपति सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण करता है तो कर्मचारी को करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सरकार का जो है वो हस्तक्षेप होना चाहिए कि किसी के साथ अत्याचार न हो, उनको इतना मिले जो इतनी उनकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। त्वरित सवाल हमारे, त्वरित जवाब आपके। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और आपकी प्रतिक्रिया ही प्रजातंत्र और पत्रकारिता के लिए मजबूती से कायम रखने में सहयोगी होंगी। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? जय विश्व, जय भारत।